जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, लूसेंट भूगोल। और हमारी सीरीज़ का नाम आप सबने थंबनेल में ज़रूर देखा होगा, लूसेंट ज्योग्राफी सीरीज़। ठीक, तो अभी हम इंडियन ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो कुछ टॉपिक हैं उनको पहले कवर करेंगे, फिर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे और इसी में वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी बात कर लेंगे। भूगोल के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी बात पहले करेंगे। ठीक, और इससे पहले कल की वीडियो में हम लोगों ने सोलर सिस्टम संक्षिप्त रूप से जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उनकी बात कर ली थी। तो उसी से जुड़ा हुआ आज का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। ठीक, तो इसमें ना आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, देखने को क्या, पढ़ने को मिलेंगी, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर उस चीज़ की फ़ोटो भी आ जाएगी। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स थे, हम लोग पहले पॉइंट की बात करते हैं जो है प्रकाश चक्र। ठीक, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये प्रकाश चक्र क्या है देखते हैं। तो एक ऐसी काल्पनिक रेखा, मतलब एक कोई काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर जहाँ प्रकाश पड़ रहा, मान लीजिए इधर पड़ रहा, तो ये काल्पनिक रेखा डिसाइड करेगी। ठीक, क्या करेगी, मतलब एक काल्पनिक रेखा को काल्पनिक है तो इसको तो इमेजिन ही किया गया है, क्योंकि रियल में ऐसी कोई रेखा नहीं है। तो पृथ्वी पर जहाँ प्रकाश है उसको बताती है और कहाँ प्रकाश नहीं है उसको बताती है। दोनों भाग को क्या कर देती है, अलग कर देती है। प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को काल्पनिक रेखा, वो क्या है, प्रकाश चक्र है। तो ये हो गया। अब अगली बात हम लोग करते हैं पृथ्वी की गतियों की। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि घूर्णन क्या है और परिभ्रमण क्या है या परिक्रमण क्या है। तो चलिए यहाँ से क्लियर करते हैं, जितने भी डाउट हैं उनको क्लियर करते हैं। तो लिखा है घूर्णन। घूर्णन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोटेशन। ठीक, या इसे दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति क्यों कहते हैं, किसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक, क्लियर। तो पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, ये तो आप लोगों ने सौर मंडल में पढ़ लिया था कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर, अपनी एक्सिस पर, है ना, अक्ष को एक्सिस बोलते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। अब घूर्णन या परिभ्रमण एक ही मतलब एक ही नाम है, क्योंकि या लगा हुआ है। तो अगर मतलब पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर मतलब रोटेट करे अपने अक्ष के चारों ओर, तो उसे ही क्या बोलते हैं, घूर्णन कहते हैं। क्लियर हो गया, अपने अक्ष के चारों ओर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण हो गया। और इसी के कारण दिन और रात होते हैं, ये भी आपको पता है। अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। क्लियर। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको घूर्णन क्या है। इसके बाद रेवोल्यूशन की बात करते हैं, परिक्रमण की बात करते हैं। ठीक, किसकी बात करते हैं, परिक्रमण की बात करते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक, रेवोल्यूशन, परिक्रमण या वार्षिक गति। उसको हम लोग दैनिक गति बोले थे, इसको हम लोग परिक्रमण को हम लोग वार्षिक गति बोलते हैं। क्यों, चलिए देखते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती है, साथ ही साथ वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, मतलब सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, और इसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। तो अपने अक्ष पर अगर चक्कर लगा रही है तो वो रोटेशन हो जाएगा, और अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो वो रेवोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। और पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में आपको पता है, क्योंकि इसकी वार्षिक गति है, तो 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। ठीक, तो ये दोनों तो क्लियर हो गए होंगे आपको। अब एक अलग पढ़ते हैं, पॉइंट है नक्षत्र दिवस। ठीक, सिडरल डे, ये क्या होता है। तो एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 23 घंटे व 56 मिनट की अवधि का होता है। क्लियर, 23 घंटे 56 मिनट की अवधि का होता है। सौर दिवस क्या होता है, सौर दिवस क्या होता है, मतलब सोलर डे। तो जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना
दिवसों के रूप में की जाती है तब सौर दिवस ज्ञात होता है और इसकी अवधि पूरे 24 घंटे की होती है। तो नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट, और जो सौर दिवस है इसमें क्या मान लिया जाता है कि सूर्य गतिहीन है और पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिनों के रूप में कर ली जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है और इसकी अवधि 24 घंटे होती है। अपने परिक्रमण पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। तो जानकारी के लिए ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं, जानकारी तो सभी की होनी चाहिए। ठीक, तो 29.8 किलोमीटर या 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। अब भाई एक और कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ आ गई, उपसौर और अपसौर। काफ़ी लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए क्लियर करते हैं कन्फ्यूजन की। माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात किसकी करते हैं, सबसे पहले बात उपसौर की करते हैं। ठीक, किसकी करते हैं, उपसौर की करते हैं, पेरिहीलियन और एपहेलियन। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है। ठीक, मान लीजिए मतलब ये सन है, तो इसके चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में हमारी जो अर्थ है, ठीक, इसे अर्थ, और ये हो गया सन, दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या करती है, परिक्रमा करती है, जिसे फोकस पर जिसके मतलब एक फोकस पर, फोकस नहीं फोकस होगा, सूर्य होता है। मतलब यहाँ पर एक सूर्य है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है, अब दीर्घवृत्तीय कक्षा में है, अब देखिए इधर साइड जाएगी तो दूर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आएगी, यहाँ पे और यहाँ पे तो पास हो जाएगी ना, तो उसे उपसौर कहते हैं, उपसौर। और ऐसी स्थिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब स्थिति होती है, 3 जनवरी डेट आप याद रखिएगा, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो हो जाती है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर हो, कितनी हो जाती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, समझना क्या है, उपसौर क्या होता है, तो ये सन है, ठीक, और पृथ्वी इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है। तो क्या होता है कि जब ये पृथ्वी यहाँ पर पहुँच जाती है, यहाँ देखिए सूरज से इसकी दूरी कम है लेकिन यहाँ ज़्यादा है, तो जब इधर साइड होती है पृथ्वी, एक बार इधर और फिर घूम के फिर इधर, तो इसमें क्या होती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक, कम हो जाती है, तो यही जो घटना होती है इसे उपसौर कहते हैं और ये होती है 3 जनवरी को। ठीक, तो अब इसको याद कैसे करेंगे 3 जनवरी, देखिए एक ट्रिक बता दे रहे हैं। ट्रिक कौन सी है, ट्रिक ये है कि देखिए उपसौर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, उपसौर। अब उपसौर की घटना कब होती है ये आप ना भूलें, तो इसके लिए अब पहला अक्षर क्या है, ऊ है। ऊ अगर सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो ऊ को हम ऐसे लिखते हैं और 3 को भी ऐसे लिखते हैं, तो बस क्लियर हो गया। बस जनवरी आपको याद रखना है। तो 3 जनवरी को कौन सी घटना होती है, उपसौर की घटना होती है और इस बीच क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कुछ कम हो जाती है। क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अपसौर की। अब ये अपसौर कौन सी बला है, बला नहीं है, कला है पढ़ने की, या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाने की स्थिति है। तो अब ये बात आती है अपसौर की। तो इसमें क्या होता है, सेम इसका उल्टा हो जाता है। इसमें पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, उसमें क्या था, कम दूरी पर होती है, इसमें अधिकतम दूरी पर होती है, तो उसे अपसौर कहते हैं। और ये स्थिति 4 जुलाई को, ये डेट याद रखिएगा, 3 में उपसौर, क्योंकि 3 लिखेंगे तभी 3 के बाद तभी उप बनेगा। ठीक, और 3 के बाद आता है 4, बस जनवरी और जुलाई याद रखिएगा, 2 चीज़ें। तो एक 3 जनवरी को और एक 4 जुलाई को। 4 जुलाई को होता है अपसौर और इस स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको तो आप ज़रूर ध्यान में रखिए। इसके बाद एपसाइड रेखा, इसके बारे में जानते हैं। तो उपसौरिक एवं अपसौरिक को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है उसे ही एपसाइड रेखा कहते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। टॉपिक क्या मतलब, उसी के अंतर्गत है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, जैसे अगर हम ग्लोब बनाते हैं तो उसमें जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं ना, ऐसे लेटी हुई, तो
लेटी आप पढ़िए और लैटीट्यूड पढ़िए ना, कुछ कॉमन दिख रहा है ना, लैटीट्यूड लेटी हुई, लैटीट्यूड लेटी हुई। तो जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं, जो मतलब खड़ी का मतलब जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की को मिलाती हैं, उनको हम लोग देशांतर बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड बोलते हैं क्योंकि वो लॉन्ग होती, लंबी होती। कोई चीज़ लंबी होगी तो मतलब इस स्थिति में होगी तो उसको लॉन्गिट्यूड बोलेंगे यानी देशांतर बोलेंगे, और लेटी हुई को लैटीट्यूड यानी अक्षांश बोलेंगे। तो ये तो समझाने के लिए बस बताया है, आप समझते हैं इसके माध्यम से, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं अक्षांश की, ये भी देखते हैं। लिखा है विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त के दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। ठीक, जो रेखाएं मतलब ग्लोब या पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं ये बनाई गई हैं, तो यहीं से अंश 0 डिग्री होता है, फिर उसके ऊपर और बढ़ता है ये करते हुए, और साथ ही नॉर्थ में भी और साउथ में भी। ठीक, तो ये जो रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं होती हैं और एक काल्पनिक होती हैं। तो विषुवत वृत्त मतलब विषुवत वृत्त तो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा जाती है वो विषुवत रेखा होती है, और ये अगर आप ग्लोब में देखेंगे तो एकदम गोल वृत्त टाइप की दिखाई देगी, तो विषुवत वृत्त हो जाएगा। और ये क्या करती है, इस पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, नॉर्दर्न और सदर्न ये पार्ट हो गए, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ तक पढ़ लिए। इसके बाद इसे विषुवत वृत्त के दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। ठीक, और विषुवत वृत्त की उत्तरी और दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90-90 अक्षांश वृत्त प्राप्त होते। कितने? 90-90, यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। और विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को, है ना, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध अभी हमने आपको बताया, और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अब अक्षांश समानांतर पढ़ते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है। अब जैसे ये विषुवत रेखा यहाँ से बन गई, अब इसी के समांतर यहाँ से खींचते चले जा रहे हैं, तो इसी की बात हो रही। तो समांतर खींचा जाता है, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, अथवा भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो भूमध्य रेखा से एक समान, उनके बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है, इसीलिए एक समान शब्द का यूज़ किया गया है। स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा आता इस स्थित सभी स्थानों का अक्षांश क्या होगा? मतलब इस रेखा पर जितने भी स्थान स्थित होंगे उनका अक्षांश 0 होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, अब उत्तर में है तो उसका नाम भी उत्तरी अक्षांश पड़ जाएगा। और इसके दक्षिण में जो रेखाएं होती हैं उनको दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ नोट करके एक पॉइंट लिखा है, वो भी पढ़ लेते हैं। यदि अक्षांश समानांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समानांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर, किसको? विषुवत, ये पॉइंट याद रखिएगा कि विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतरों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 179। ठीक, 179। किसको? विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या 179 है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब आगे एक और पॉइंट है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में, अब जैसे ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। ठीक, इक्वेटर है। अभी 2 रेखाएं और होती हैं, उनको भी पढ़ लेंगे। अभी फ़िलहाल इसकी बात कर रहे हैं तो ये भी पढ़ते हैं। तो ये भूमध्य रेखा होती है, तो ये हमारी भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री। अब इसके उत्तर में, उत्तर मतलब इस वाले पार्ट में, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो यहाँ से एक और रेखा जाती है, इसके नीचे से एक रेखा जाती है। जो ऊपर से रेखा होती है वो 23.5 डिग्री अक्षांश की होती है, और नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश। और यही नीचे है ना भूमध्य रेखा के अभी हम इसकी बात करते हैं। तो ये जो ऊपर वाली रेखा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिण में भी यही 23.5 डिग्री अक्षांश ये वाली, तो ये इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो ऊपर वाले को कर्क और नीचे वाले को मकर रेखा, और बीच में आपको पता है भूमध्य रेखा। ठीक, तो ये क्लियर हो गया, भूमध्य रेखा कहते हैं।
अब 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, आपने जाना कि ऊपर वाले को मतलब नॉर्थ में कर्क और साउथ में मकर और बीच में भूमध्य, और ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त, और अगर यही दक्षिण में 66.5 डिग्री जाएंगे तो उसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक, याद कर लीजिए। अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है, अब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 23.5 डिग्री आप लोगों ने जान ली है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, तो जो ऊपर वाला पार्ट है इसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे का मतलब साउथ, ठीक, पृथ्वी पर 66.5 डिग्री साउथ, तो उसको अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गए होंगी अच्छे से। इम्पॉर्टेंट है ये सब जानकारी, अहम होती है पृथ्वी को समझने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, तो ये तो आप अच्छे से पढ़ ही लीजिए। अब देखते हैं कि कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ऑप्शन में कई देशों के नाम दे देते हैं पेपर में और कहते हैं कि कर्क रेखा जो है इनमें से किन देशों से नहीं गुजरती, लेकिन असल में ये क्वेश्चन भारत के संदर्भ में भी आता है। तो जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर सामान्य परिचय में हम सब पढ़ेंगे। ठीक, फिलहाल जितने पॉइंट यहाँ पे दिए गए उनको हम पढ़ते हैं। तो कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, तो पहला ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरितानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास एवं मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा की बात हो गई, अब मकर रेखा की बात करते। नहीं भैया, गुस्सा आ जाएगी कि तुम तो ये बता दी कि कर्क रेखा जो काल्पनिक रेखा है वो इन देशों से होकर गुजरती है, लेकिन हमारे बारे में बात करो तो भैया इसके बारे में बात कर लेते हैं कि मकर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो मकर रेखा सबसे पहले चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में देश पड़ जाते हैं। अब विषुवत रेखा का एक भाई कर्क और मकर की बात तो आपने कर ली, हमारी बात कर लीजिए ना कि हम कहाँ से गुजरते हैं। तो चलिए इनकी बात कर लेते हैं। 3 ही रेखाएं हैं, तो ये इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, गैबॉन हो गया, कांगो हो गया गणराज्य ना, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने काफ़ी पॉइंट्स देखे जो मतलब आपके दिमाग में होने ही होने हैं ये। ठीक, इनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। भले आप ये भूल जाएं कि ये जो रेखाएं होती हैं किन देशों से गुजरती हैं, लेकिन कुछ तो आपको याद ही होंगे कि कौन से देश जो हैं वो नॉर्थ में उत्तरी गोलार्ध में पड़ते हैं और कौन से दक्षिणी गोलार्ध में और कौन से विषुवत रेखा पर। तो अगर आप मैप देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक, तो इसलिए मैप भी पढ़ते रहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब अक्षांश की बात तो हम लोगों ने कर ली थी, मतलब लेटी हुई रेखाएं जो लैटीट्यूड थी। अब हम देशांतर रेखाओं की बात करेंगे जिनको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ग्लोब है, तो ये तो आप लोगों ने अक्षांश रेखाएं पढ़ ली थी जो समानांतर हैं विषुवत रेखा के। लेकिन कुछ रेखाएं होती हैं जो एकदम खड़ी खड़ी हैं, एकदम थाड़ मतलब लंबी, यानी लॉन्गिट्यूड। वो क्या होती हैं, उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से ऐसे मिलाती चली जाती हैं, एक केंद्र से गुजरती हैं। तो विषुवत रेखा पर आप देख सकते हैं कि विषुवत रेखा पर भाई देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी। तो यहाँ से आप ये पॉइंट आसानी से समझ गए दूरी के संदर्भ में। ठीक, अब चलिए पढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स। तो ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। बहुत ही ईजी डेफिनेशन है। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये रेखाएं समानांतर नहीं होती। आपने देखा कि ऊपर मिल गई, नीचे मिल गई, बीच में फैल गई, है ना, तो कहाँ समानांतर हुई? समानांतर कौन सी थी? अक्षांश वाली थी। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं, अभी आपने देखा। और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है बढ़ जाती है। जब आप पोल से मतलब ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो जो दूरी रहेगी देशांतर रेखाओं के बीच वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तथा विषुवत रेखा पर इनके बीच की जो अधिकतम दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी? 111.32 किलोमीटर। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इनकी गणना में कठिनाई थी, इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला, कौन सी?
एक मिनट, ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से क्या किया जाएगा, गणना शुरू की जानी चाहिए। ग्रीनविच लाइन है, वहाँ से देशांतर रेखाओं की गणना शुरू की जाएगी। अतः इसे हम प्रधान, इसीलिए हम इसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। किसको, ग्रीनविच रेखा को। इस देशांतर का मान क्या है, 0 डिग्री। इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। मान लीजिए आपकी पृथ्वी और यहाँ से 0 डिग्री जो ग्रीनविच लाइन है या प्रधान मध्याह्न रेखा, इसको 0 मान लिया। इसके पश्चिम में क्या जाएंगे, 180 डिग्री पश्चिम और इधर 180 डिग्री पूर्व। ठीक, क्योंकि अगर आप दिशा वाला बनाएंगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो ये ईस्ट और वेस्ट हो गया, इधर का हिस्सा पूरब और इधर का हिस्सा पश्चिम। क्लियर, ये हो गया। इस देशांतर का मान 0 है, इसे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा की बाईं ओर की रेखा है पश्चिमी देशांतर, अभी हमने आपको बताया, और जो दाहिनी ओर की रेखाएं जो है उसे पूर्वी देशांतर कहलाती है, क्योंकि देशांतर हैं तो देशांतर कहलाएंगी, पूरब में है तो पूरे पूर्वी कहलाएंगी। बस इसको सिंपल समझ लीजिए। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। अब जैसे आप लोगों ने उत्तरी गोलार्ध, अब ना ये इस वाले पार्ट को उत्तरी गोलार्ध और इधर दक्षिणी गोलार्ध पढ़ा था। अब वैसे ही अगर 0 डिग्री रेखा लॉन्गिट्यूड में खींच दी जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, सॉरी ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा और ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। सिंपल है, तो ये समझ गए ना आप गोलार्ध के बारे में। बिल्कुल इजी है समझने में, तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1-2 लाइन पढ़ेंगे, अपने आप से फिगर बनाएंगे, खुद ही समझ जाएंगे। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है, याद कर लीजिए। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तथा 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। याद कर लीजिए, 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में, किसको, पृथ्वी को। ठीक, देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। अब किसी स्थान का जो समय नहीं है वो देशांतर के आधार पर ही ज्ञात किया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है, गोरे। ठीक, इस नाम से जानी जाती है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को। शून्यांश अक्षांश एवं शून्यांश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। ये भी पॉइंट आप याद रखिए कि जो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं वो अटलांटिक महासागर में काटती हैं। ठीक, मानचित्र पर, या आपने मानचित्र देखा होगा और ग्लोब देखा होगा, उसमें जो पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। यही अगर अक्षांश रेखा, एक ग्लोब है उसमें अक्षांश रेखाएं, एक ग्लोब है उसमें अक्षांश रेखाएं होंगी, ठीक, और देशांतर रेखाएं होंगी। तो इन्हीं की मतलब यही जो प्रतिच्छेद कर रही हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इन्हीं रेखाओं को क्या कहते हैं, ग्रिड बोलते हैं, मतलब भौगोलिक रेखा जाल बोलते हैं। क्योंकि ये काल्पनिक है, असल में पृथ्वी पर नहीं है कि आप अभी अपने घर के बाहर जाएं और देखें कि सर जो बता रहे हैं कहाँ लाइन हमको दिख नहीं रही, तो ये काल्पनिक होती है। ठीक, इनको सुविधा के लिए बनाया गया अध्ययन की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं सॉलिस्टिस मतलब संक्रांति की। संक्रांति क्या होता है, आपने मकर संक्रांति तो सुना ही होगा। मकर संक्रांति जब पतंग उड़ाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, ठीक, तो उसी से रिलेट करके पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। अब ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं, ये क्या है, तो मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। अब पृथ्वी जो होती है सूर्य के चक्कर लगाती है और सूर्य अपने अक्ष पर घूमता रहता है। तो मान लीजिए सूर्य जो है, ये रेखाएं 3 हो गई, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो जब सूरज तो वहीं रहता है, जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो स्थिति ऐसे बनती है कि सूरज विषुवत रेखा पर भी चमकता है। फिर जब पृथ्वी रोटेट होती है तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जो सूरज होता है उसकी किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं, और फिर ऐसी स्थिति आती है जब मकर रेखा पर पड़ती हैं। तो देखिए सूरज जो है उत्तर की ओर गया तो उत्तरायण, दक्षिण की ओर गया तो दक्षिणायन। तो सूरज तो वहीं रहता है, लेकिन पृथ्वी हम अध्ययन की दृष्टि से पढ़ रहे हैं कि मतलब सुविधा की दृष्टि से, कि जब पृथ्वी रोटेट होती है कभी इधर जाती है इधर जाती है, तो ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं कि सूरज की किरणें कभी कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर और मकर रेखा पर टाइम से चमकती हैं। तो वही अभी मानते हैं कि सूरज जब ये उत्तर की तरफ तो उत्तरायण और दक्षिण की तरफ दक्षिणायन,
होता है। ठीक, तो आई होप समझ गए होंगे आप। तो ये संक्रांति हो गई। अब उत्तर की ओर क्या कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। तो कर्क संक्रांति के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं कैंसर सॉल्स्टिस। तो ये कब होता है? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब ये तो समझना इजी है कि मान लीजिए ये विषुवत रेखा हो गई और ये कर्क रेखा हो गई। अब सूरज यहाँ पर है तो मतलब पृथ्वी रोटेट, अब ये समझ लीजिए कि पृथ्वी घूमती है तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि सूरज जो है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो हमारा जो भारत नहीं है उसके बीचों बीच से लगभग कर्क रेखा होकर जाती है। तो अब सूरज चमकेगा अगर सीधा तो धूप तेज होगी, गर्मी होगी। तो ये तो आप समझ गए कि ये गर्मी का महीना है, मतलब जून। और डेट क्या है? 21 जून, मतलब योगा डे जिस दिन मनाया जाता है। अब जब सूर्य की किरणें लंबवत चमकेंगी तो जाहिर सी बात है कि दिन जो हमारा होगा बड़ा होगा। ठीक, दिन क्या होंगे, डेज क्या होंगे जो उस दिन क्या होगा, बड़ा होगा। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भारत के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध में भी तो इसकी किरणें जो हैं वो चमक रही हैं ना। तो ये क्लियर हो गया। अब इसको भूलेंगे तो नहीं। तो कर्क संक्रांति मतलब सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा है और डेट क्या है? 21 जून। अब जब सीधा चमकेगा तो जाहिर सी बात है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा। बस इतनी सी बात है। नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। ये आप जानकारी के लिए याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अब मकर संक्रांति की बात कर लेते हैं। ठीक, कैप्रिकॉर्न सॉल्स्टिस। तो ये कब होता है? देखिए, मकर संक्रांति पतंग आप लोग कब उड़ाते हैं? ठंडियों में उड़ाते हैं ना। ठीक, तो इस ठंडियों में उड़ाने, ये हमने इसलिए बोला है कि जब मकर संक्रांति की बात करें तो आपके दिमाग में वो ठंडियों वाला महीना आ जाए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना, जिससे आप इधर साइड गर्मियों में ना आए। तो मकर संक्रांति ये कब होता है? अब 22 दिसंबर को क्या होता है? सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। ठीक, जैसे अभी कर्क रेखा पर था तो यहाँ पर अब सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में एकदम स्ट्रेट लंबवत पड़ती हैं, तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। उल्टी स्थिति एकदम सही है। क्लियर? मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति, आई होप ये भूलेंगे नहीं, डेट भी नहीं भूलेंगे। 21 जून और 22 दिसंबर। 21-22 जैसे उपसौर और अपसौर में 3 जनवरी और 4 जुलाई याद किए थे, उसी तरह 21-22 आप याद कर लीजिए। अब गर्मी के महीने में जून और ठंडी के महीने में दिसंबर, तो इनको भी समझ लीजिए। अब विषुव की बात करते हैं। ये क्या होता है? तो यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर, देखो विषुव मतलब विषुवत, ठीक, इक्विनॉक्स, तो कहाँ पड़ रही हैं? ये जो सूरज की किरणें हैं ना, सूरज मेरा छोटा हो गया, अरे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए दूर है इसलिए छोटा दिख रहा है। तो ये विषुवत रेखा है हमारी। तो यहाँ पर अगर लंबवत पड़ रही हैं तो यही विषुव है। इसमें क्या होता है? अब देखिए, बराबर बराबर प्रकाश सभी जगह जा रहा है ना, तो इसमें क्या होता है कि दिन और रात बराबर होते हैं। क्लियर? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिकल या फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। अब एक और पॉइंट है जिसमें लोग होते हैं कंफ्यूज, वो भी पढ़ लेते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। याद कर लीजिए, 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। और ये जो 23 सितंबर वाली स्थिति होती है इसको शरद विषुव। तो देखिए, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ठंडी आने लगती है ना, तो इसी से ट्रिक आप बना लीजिए कि 23 सितंबर को शरद विषुव। और देखिए मार्च में क्या होता है? मार्च, जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, फिर बसंत ऋतु आ जाती है ना, नए नए पेड़ों में पत्ते एकदम आ जाते हैं, एकदम बढ़िया मौसम हो जाता है। तो वहाँ से आप बसंत ऋतु लगने लगती है, तो मार्च साइड होता है। तो यहाँ से आप याद कर लीजिए, ट्रिक बना लीजिए कि 21 मार्च की बात हो रही है तो मतलब उसको बसंत विषुव बोलेंगे, और 23 सितंबर की बात हो रही है तो इधर हम लोग इसको शरद विषुव बोलेंगे। क्लियर? तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च मतलब क्या आ रहा है? बसंत, तो बसंत विषुव। और 23 सितंबर को क्या आ रहा है? शरद, तो शरद विषुव।
ठीक, की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ बड़े दिन एवं रातें छोटी होती हैं। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 6 महीने का दिन होता है उत्तरी गोलार्ध पर। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं हम लोग क्या मतलब समझ लीजिए हम लोग बढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। तो दक्षिणी ध्रुव पर इस कारण 6 महीने का दिन रहता है, तब उत्तरी गोलार्ध में रात हो जाएगी। ठीक, ये स्पष्ट है, ये अंडरस्टूड है कि जब दक्षिणी गोलार्ध पर दिन रहेगा तो उत्तरी पर रात रहेगी, क्योंकि सूर्य उधर नहीं चमकेगा। तो दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने का दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात्रि रहती है। और यहाँ पे नोट करके पॉइंट लिखा है कि पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन और रात छोटा बड़ा होते हैं। क्लियर। अब चलिए सूर्य ग्रहण आ गया। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो सूर्य ग्रहण के बारे में समझते हैं क्या होता है। तो एक ऐसी स्थिति बनती है कि जब कभी मतलब दिन के समय ना, जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। मान लीजिए हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है। अब सूर्य और ये जो अर्थ है इसके बीच में क्या आ गया, मामा जी आ गया, हमारे चंद्रमा आ गया। ठीक, तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई पड़ने लगती है, क्योंकि सूर्य की जब किरणें चंद्रमा पर पड़ेगी तो पृथ्वी से हमको चमकती हुई सतह दिखाई पड़ेगी, है ना, या फिर चमकती हुई सतह दिखाई पड़ेगी। तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है ना, क्या आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन किसके बीच में आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो हमेशा कब होता है, अमावस्या को ही होता है। ठीक, ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। अब चंद्र ग्रहण की भी बात कर लेते क्या होता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य ग्रहण में क्या हुआ था, चंद्रमा बीच में आया था, लेकिन चंद्र ग्रहण में पृथ्वी आ जाती है ना। सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है, पृथ्वी। तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती और इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण याद रखिएगा हमेशा पूर्णिमा को होता है ना। अमावस्या को क्या होता है, अमावस्या को नहीं होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, तो वो भी रात में ही होता है। और प्रत्येक पूर्णिमा को, और ये भी जरूरी मतलब प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण ही होता है। तो प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षापथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या तो कभी नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, तभी क्या होता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। क्लियर, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब चलिए बात करते हैं समय का निर्धारण कैसे होता है ना। समय का निर्धारण है तो एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 डिग्री का अंतर होते हैं। तो आप लोगों ने देशांतर, अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे तब आप लोगों ने जाना कि एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, फलतः ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर का समय 4 मिनट बढ़ता जाता है। अतः पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर का समय 4 मिनट घटता जाता है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये प्रधान या ग्रीनविच लाइन है, अगर आप पूरब की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ता जाएगा। ठीक, अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो घटता जाएगा। ये कहने का मतलब है। अब नोट करके एक पॉइंट लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूरब में ठीक ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया। ये काल्पनिक है, ये मत मानिए कि वहाँ से कोई रेखा गुजर रही है, सब काल्पनिक रेखाएं, और इसे ही ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दे दिया गया। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना
की जाती है। समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है। तो समय का निर्धारण ग्रीनविच रेखा याद रखिएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है पढ़ लेते हैं। तो 180 देशांतर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानते हैं या कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है और 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है ना। अगर आप 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपको 12 घंटे का टाइम लगेगा, एवं एक ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। ठीक, ये क्या होता है, यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री अगर आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। ठीक, तो मतलब पूरब की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ घटेगा। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर रेखा में कुल कितने 24 घंटे अर्थात एक दिन रात का अंतर होता है। उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 को दोपहर के 12 बजे हो तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 ईस्वी की मध्यरात्रि होगी। ठीक, जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2003 की मध्यरात्रि होगी। इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन क्या हुआ, दोहराया जाता है, और अगर पश्चिम की ओर जाते हैं इस रेखा के तो एक दिन कम किया जाता है। इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, ट्रैवल टू ईस्ट वन डे मोर टू फीस्ट, ट्रैवल टू वेस्ट वन डे लेस। ठीक, ये शायरी टाइप का बना है, चाहे तो या पोएम टाइप का बना है, इसको याद कर सकते हैं। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती। यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है। इसमें आप फिगर में देख रहे हैं ना, ये ऐसे जाके ऐसे मुड़ रही है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन ना हो और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम ना हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर या पूर्व की ओर मोड़ी गई है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड, ये देखिए फिजी द्वीप समूह और न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिण प्रशांत महासागर में ये पूरब की तरफ मोड़ी गई। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर है ना, आर्कटिक सागर और चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं है ना, ये है यहाँ से ये इसको यहाँ से खींचा गया है, बेरिंग सागर हो गया, बेरिंग सागर से गुजरती है और यहाँ से फिर सीधा उसके बाद फिर से यहाँ से इसको पूरब की तरफ मोड़ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो फिगर आप लोगों ने देख लिया है। 1884 में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। याद कर लीजिए, 180वें याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी ना हो। बेरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित हो। तो याद कर लीजिए कि बेरिंग जलसंधि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर क्या है, स्थित है। ठीक, अब चलिए टाइम, समय जोन व मानक समय के बारे में भी देख लेते हैं। तो विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इस समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन को 15 डिग्री के बराबर होता है। प्रत्येक जोन जो है 15 डिग्री के बराबर होता है। कितने डिग्री, 15 डिग्री। और ग्रीनविच याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नार्वोनियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। और प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। ठीक, आधा घंटे के गुणक के आधार पर। मानक समय स्वेच्छा से चयनित याम्योत्तर का स्थानीय समय होता है,
जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। भारत में याद करिए, भारत की जो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री से होकर जाती है। तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है के समय को मानक समय याद किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह समय ग्रीनविच से ये भी याद कर लीजिए 5.5 घंटा आगे है, ठीक, क्योंकि हम लोग पूरब की तरफ हैं तो इसलिए आगे है। तो कितना, 5.5 घंटा याद कर लीजिए। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो तो पेपर में कैसे क्वेश्चन दे देता है, टाइम दे देता है। ग्रीनविच पर इतना बजा है तो अपने भारत में कितना बजेगा, ठीक। तो ये चीज़ कब, जब आपको पता होगा कि 5.5 घंटा आगे है तो 12 बजे हो तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे, ठीक। क्लियर हो गया। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यूके में है। मानक समय 7.5 डिग्री के गुणक में किया जाता है। ये हो गया। अब नोट करिए, कुछ पॉइंट लिखा है कि कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरी विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है ना। ये मत सोचिएगा कि एक ही है, तो कई ऐसे देश हैं जिनमें देशांतरी विस्तार अधिक है तो वहाँ पर मानक समय की व्यवस्था की गई है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय जोन है, रूस में 11 समय जोन, ऑस्ट्रेलिया में 3 जोन की व्यवस्था की गई है। तो ऐसा भी होता है, ठीक। अब चलिए विषुवत रेखा के बारे में पढ़ते हैं। अब समय के बारे में हो गया, विषुवत रेखा के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली, आपको पता है जो रेखा अक्षांश रेखा विषुवत रेखा होती है, और ये क्या करती है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बराबर दूरी पर होती है, क्योंकि ये 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तर में जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण में जो दक्षिणी ध्रुव है, बराबर दूरी पर ही रहेगी। क्लियर। यह 0 अंश की अक्षांश रेखा है और विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। सिंपल सी बात है। ये जो विषुवत रेखा के उत्तर में, नॉर्थ में उत्तरी गोलार्ध और साउथ में मतलब दक्षिणी भाग में दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। क्लियर। ये तो हो गया विषुवत रेखा के बारे में। अब पढ़ते हैं कटिबंध, जोन, ये क्या होते हैं। तो प्रत्येक गोलार्ध को किसके आधार पर, ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है और इसी भाग को हम लोग कटिबंध कहते हैं। देखा होगा ना, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ये सब क्या होता है, तो ये वही सब। तो सबसे पहले उष्ण कटिबंध की बात करते हैं। ये उष्ण कटिबंध क्या होता है, देखिए उष्ण शब्द पर जाइए। उष्ण मतलब गर्मी, ज़्यादा गर्मी। ज़्यादा गर्मी कहाँ होगी, जहाँ सूर्य हमेशा चमकता रहेगा, मतलब विषुवत रेखा पर। तो अगर विषुवत, मान लीजिए ये है आपकी अर्थ और ये है आपकी 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा, ये सन है, ठीक। तो विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर, तो विषुवत रेखा यहाँ से 30 डिग्री नॉर्थ में और यही 30 डिग्री साउथ में, ठीक। ये वाला जो पार्ट होगा, है ना, भाग 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। तो यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है और इस भाग का मौसम क्या होता है, सदैव गर्म होता है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। क्लियर हो गया, 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ। अब इसके बाद उपोष्ण कटिबंध की बात करते हैं। तो उपोष्ण कटिबंध, जैसे अभी हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे 30 डिग्री और इधर 30 डिग्री। अब 30 के ऊपर जाएंगे 45 तक और नीचे भी 45 तक। अगर नॉर्थ में जा रहे हैं साउथ में जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये वाला पार्ट जो होगा आपका उपोष्ण हो जाएगा। इसके बाद और ऊपर जाएंगे तो 45 से 60 वाला आ जाएगा, तो शीतोष्ण हो जाएगा। और उसके बाद आप ध्रुव कटिबंध पे जाएंगे। तो समझ, बिल्कुल ईज़िली आप समझ लीजिए ना, 30 से फिर 45, फिर 66 और 90। तो उपोष्ण क्या है, सब ट्रॉपिकल जोन। तो 30 डिग्री से 45 डिग्री, है ना, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक होता है और कुछ महीने ताप कम होता है, इसे उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब शीत आ गया, मतलब ठंडी पड़ेगी। तो 45 डिग्री से 60 डिग्री, फिर वही बात, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, जहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता, बल्कि उसकी जो किरणें होती हैं तिरछी होती हैं। अतः यहाँ ताप क्या रहेगा, कम रहेगा। जब सूर्य की किरणें कम पहुँचेगी तो ताप भी कम रहेगा। तो इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कहते हैं। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, या चौथा है, वो ध्रुवीय कटिबंध है। मतलब 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है और जहाँ ताप बहुत ही कम रहता है, और जिसके फलस्वरूप यहाँ क्या होती है, हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। जब ताप कम होगा तो बर्फ़ जमी रहेगी, धूप पहुँचेगी नहीं, पिघलेगी नहीं बर्फ़। तो इसलिए ध्रुवीय कटिबंध इसको कहते हैं। तो 4 कटिबंध आप लोग समझ लीजिए, है ना, कौन से थे। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी थी, ये विषुवत रेखा,
0 डिग्री। तो 30 तक आप लोगों ने नॉर्थ और साउथ में उष्ण देखा, उसके बाद उपोष्ण देखा नॉर्थ और साउथ में, फिर शीतोष्ण देखा और फिर लास्ट में ध्रुव देखा। क्लियर है ना, एकदम ईजी से समझ गए। अब ये बात हो गई। अब बात करते हैं अक्ष। ये अक्ष क्या होता है? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमा करती वही क्या है? अक्ष। कोई मतलब डंडा नहीं कि पृथ्वी में ऐसे उसी के चारों घूम रही, काल्पनिक रेखाएं, इनको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से माना गया। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। अब यहाँ से ये जो है ये अक्ष है, इसी के चारों ओर पृथ्वी ऐसे घूमा करती है, तो ये अक्ष की बात हो रही है। ध्रुव क्या है? पृथ्वी पर वे दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। अब ये ध्रुव, ये काल्पनिक अक्ष से गुजर रहा ना, एक नॉर्थ से साउथ, तो ये क्या हो गया, इधर लास्ट में साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया, यही ध्रुव है दोनों ओर। अक्षांश क्या हो गया? सिंपल सी बात है, किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी अक्षांश है। अक्षांश वृत्त क्या है? विषुवत वृत्त के समानांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त। देशांतर ये सब पढ़ चुके हैं। किसी स्थान की प्रधान या मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी। अगर आप फिगर में देखना चाहें तो ये जो लेटी हुई रेखा है ये अक्षांश है और ये जो ध्रुवों को मिला रही है ये देशांतर है। ठीक, आगे बात करते हैं। देशांतर हो गया। देशांतर रेखाएं तो एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं अर्धवृत्त के रूप में होती देशांतर रेखाएं होती। बिल्कुल ईजी है। ये स्थानीय समय क्या होता है? तो किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय। किसी स्थान के मध्याह्न है ना, सूर्य से निर्धारित किया गया समय होता है। यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं, इस समय को वहाँ का स्थानीय समय कहते हैं। क्लियर। इसके बाद मानक समय क्या होता है? तो किसी देश का मानक समय मध्याह्न रेखा पर का स्थानीय समय होता है, मतलब मध्याह्न रेखा पर का स्थानीय समय होता है मानक समय। ठीक, तो यहाँ पर जितनी भी रिलेटेड पॉइंट थे वो आप लोगों ने समझ लिए। वीडियो लंबा है लेकिन 1 घंटे से कम है तो आप आराम से समझ सकते हैं। तो पृथ्वी और उसके सौरिक संबंध से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे हम लोगों ने देख लिए और कई सारे हेडिंग्स के अंतर्गत हम लोगों ने इसको पढ़ा है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ जहाँ जो कन्फ्यूजन की बातें थी वो भी बता दी, क्लियर भी कर दिया और कुछ चीज़ें ट्रिकों के माध्यम से हम लोगों ने सीख ली। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। ठीक, और पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।